हेलो बच्चों, जी स्टार केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गणपत वर्मा और हम देख रहे थे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा चैप्टर जो हर जगह काम में आता है उसे आप आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जिसे नॉर्मली वैसे अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो वो सम बेसिक मोल कंसेप्ट ऐसे कुछ करके चैप्टर का नाम है और अपन उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज अपनी क्लास रहेगी मोल कंसेप्ट के ऊपर। बेसिकली ये क्लास नीट जेई जेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्पेशली 11th वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये नीट और जेई के पर्पज से बनाई जाने वाली क्लासेज हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है मोल। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं मोल किसे बोलते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उसी तरीके से अपन इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि होता क्या है। बेसिकली मोल क्या होता है, तो मोल क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, है ना। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये क्या होता है, एक प्रकार की अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज एज देयर आर atom in exactly 12 ग्राम ऑफ द C12 आइसोटोप। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास बन जाती है, क्या बन जाती है कि C12 जो आइसोटोप होता है उसके जो 12 ग्राम होता है वही मोल है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफली ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि जो 12 ग्राम है उससे 12 ग्राम के अंदर C12 जो आइसोटोप है, जो कार्बन का आइसोटोप होता है C12, उसका अमाउंट कितना है, वह कितना है, ये अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो बात याद आती है कि एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि ऐसे लिखा गया इसके अंदर कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, बिल्कुल ऐसा लिखा गया है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आपके पास ये है C12 जो आइसोटोप है आपके पास 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, वो क्या एक एटम है? सोचने की बात है कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप है, उसी को आप एक मोल बोल रहे हो, तो क्या ये एक मोल का एक एटम है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो सोचो 12 ग्राम का एटम अपने को नेकेड आई से दिखाई दे जाता, लेकिन ये तो अपने को पता है कि अपने को आंखों से तो दिखाई नहीं देता ना। वैसे के लिए एटम कितना छोटा पार्टिकल होता है एक एटम का। इसका मतलब इस 12 ग्राम C12 है, दैट मीन्स 1 मोल में नंबर ऑफ एटॉम्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सोचने वाली बात है ये। कितना हो सकता है, देखते हैं कितने हो सकते हैं, बेसिकली निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया। ऐसे नॉर्मली नहीं कि ऐसे एक एटम लिया और एटम को किसी भी तराजू पर तोल के ऐसे बता दिया भाई इसका मास इतना, ना ना ना। इस्तेमाल किसका किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया गया है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक एटम का जो मास है वो बताता है कितना, देखिए 1.99, आगे भी कुछ है, बिल्कुल है 2648 इंटू 10⁻⁻23। क्या बात है, मतलब एक एटम का मास कितना हो सकता है वो चीज़ अपन ने देख ली। 1.99264 इंटू 10⁻⁻23। और फिर उसके बाद में अपन एक ही काम करेंगे भाई। यहाँ 12 ग्राम आपके पास क्या है, C12 आइसोटोप है, 12 ग्राम है, तो इस 12 ग्राम के अंदर अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 से। बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
ये कैलकुलेशन कोई हार्ड तो है नहीं, वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो करते हैं इसकी कैलकुलेशन कितनी आती है। भाई आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 6.022। यहाँ तक तो वैल्यू सुनी हुई है। बिल्कुल सुनी हुई है। इसके अलावा और भी कुछ वैल्यू आ सकती है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो पूरा ही करेंगे। वैल्यू आएगी 1367 इंटू 10⁻⁻, ये जो अभी -23 थी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस की 20। कितना हो जाएगा? प्लस का 23। ध्यान रखने वाली बात है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स है। C12 है आइसोटोप, जो कितना लिया गया है? 12 ग्राम, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? मोल बोल रहे हैं। मतलब एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बात है, सोचने वाली बात है। तो देखते हैं आगे कि यहाँ से कंसेप्ट मैं यहाँ पर बना सकता हूँ आपके सामने। देखना, मैं क्या बोल सकता हूँ कि मोल कंटेन, मैं बोल सकता हूँ मोल कंटेंस डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब अगर मैं एक मोल की बात करता हूं तो उस एक मोल के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। और ये जो डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, वो कितने हैं? 6.221367 इंटू 10⁻23। ये बात ध्यान रखने वाली है। और यहां पर जो डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं आपके पास 0.6.0221367 इंटू 10⁻23, और उससे ही बोला जाता है। बता दूं क्या बोला जाता है? बता दूं? पक्का बता दूं? ना, बता दूं ना? मना नहीं कर रहा। इसे बोलते हैं Na। क्या बोलते हैं उसको? Na। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ ऐसे कैसे? Na। और NO क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसे ही बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, जिसे आप मोस्ट ऑफली शॉर्ट में लिख पाओगे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। बात समझ में आई बच्चों? ये एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में अपन ने यहाँ पर देखा है। जस्ट आगे मूव करते हैं इसी के अंदर अपन। तो यहां से अपने को पता चल गया कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ और इसको अलग तरीके से देखना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। देखना एक बार कि 1 मोल एटम, क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 मोल एटम। 1 मोल एटम किसके बराबर होगा? बता दूं? पक्का? ना। किसके बराबर? ना के बराबर, मतलब Na के बराबर। और Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बात, सही है? बिल्कुल। तो एक बात मेरे को बताओ, मैं ऐसे बोलूं, अच्छा ये क्या है? Na एटम है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि इतने क्या है? एटम है। एक बात बताओ, मैं ऐसे बोलूं आपको कि 1 मोल मोलिक्यूल में कितने मोलिक्यूल होंगे? बता दे। वही क्या? N मोलिक्यूल। कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे? N मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। वेरी गुड, क्या बात है, सही है ना? चल एक बात और बताओ मेरे को, मैं यहाँ पर लिखूं 1 मोल आयंस। तो एक बात बता सकते हो मेरे को, 1 मोल आयंस में क्या Na आयंस होंगे? पक्का? लिख दूं Na आयंस? बिल्कुल, Na आयंस इसमें प्रेजेंट होंगे। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस प्रेजेंट रहेंगे। क्या बात, मतलब वैल्यू एक है, कितने कितने क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। मतलब अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं 1 मोल में। डायरेक्टली आंख बंद कर ऐसे बोलना ना, कितने होते? Na।
6.02 मीटर 10⁻⁻⁷ चलो नेक्स्ट अपन और बात कर ली थी इसके अंदर। अपने पास कई चीज़ें ऐसे डायरेक्टली लिखी होएगी तो उसके बारे में अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार यहाँ ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसे लिखवा है ग्राम एटम, क्या लिखा हुआ है ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्राम एटम की जगह आपको पता है भाई एटम की जगह मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ सकता है, तो यहाँ आपके पास आ सकता है ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। और भी आपके पास लिखा हुआ सकता है ग्राम आयंस, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, या लिखा हुआ आ सकता है आपके पास ग्राम मोल, ग्राम मोल, सही है, ये आपके पास लिखे हुए आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि डेफिनेटली आपके पास इतने पूरे के पूरे ऐसे कैसे पूरे लिखे हुए आए आपके पास, ऐसे मान लो आप पूरे ऐसे कैसे आपके पास लिखे हुए आए पूरे के पूरे, और मैं ऐसे बोलूँ कि थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दे यहाँ पर, वो बोल दे ग्राम ऑफ एटम, बीच में सिर्फ ऑफ लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी देखना दोनों बात ही अलग अलग है। यहाँ पर ऐसे लगा दे ग्राम ऑफ मोलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकता है। ग्राम ऑफ आयंस, तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात तो याद आती है कि अगर वहां लगा हुआ है ग्राम ऑफ एटम या ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या ग्राम ऑफ आयंस, तो भाई वहां आपको बताना है कि ये किसके बारे में बोल रहा है, एटम के मास के बारे में, मॉलिक्यूल के मास के बारे में, या किसी आयन के मास के बारे में बोल रहा है। लेकिन अगर बीच में ऑफ नहीं लगा हुआ है ना, या कुछ भी अगर बीच में नहीं लगा हुआ है ना, उस कंडीशन के अंदर वो लिख के देगा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन या ग्राम मोल, उन सबकी वैल्यू होगी, उन सबको अपन बोलेंगे क्या, मोल, क्या बोलेंगे उन सबको, मोल ही बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। इसका मतलब अगर कभी भी ऐसे लिख के दे ग्राम एटम मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल मोल है, ग्राम आयंस मोल है, एंड ग्राम मोल वो मोल ही है, और अगर बीच में ऑफ लगा दे इसका मतलब ये क्या दे रहा है, मास दे रहा है इसका। तो इतना सा आपको ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात थी। नेक्स्ट है अपन मूव करते हैं इसके आगे। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर 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 आपको ऐसे पूछे, देखो क्या पूछे, आपको पूछे मास ऑफ 1 मोल एटम, देखो कुछ कहानियां चेंज कर दी यहां पर। वहां अभी अभी अपने बात की मोल एटम मतलब ग्राम एटम, यहां मैं बोल रहा हूं मास ऑफ 1 मोल एटम कितना होगा। देखिए आपने ये चीज पढ़ी होगी, अगर अपने को यहाँ मोल कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए एक शॉर्ट में एक वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला आता है, क्या आता है, मोल इक्वल टू क्या, जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं वेट, जिसे अपन मास ही बोल सकते हैं, वेट डिवाइड बाई क्या होता है, मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, ऐसे तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को यहाँ पर मास है, इसको मैं बोल सकता हूँ मास, इसको बोल सकते हैं मास, अगर मैं यहाँ पर मास कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, मास कैलकुलेट करना चाहूँ यहाँ पर मास डायरेक्टली, तो भाई कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा मास, तो मैं बोल सकता हूँ ना मास इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर वेट, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ ना ऐसे कि देखो इधर मोल इंटू मोलिकुलर वेट, बिल्कुल 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 सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मोल वन मोल हो, मोल की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो इसका वेट है, इसका मास है, वो बराबर हो जाएगा इसके एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये जो अभी अभी अपन ने बात लिखी है उसको मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है मास ऑफ 1 मोल एटम, क्या बोलोगे भाई, सीधा सीधा बताओ क्या बोलोगे, क्या वह है उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, डेफिनेट बात है, उसके एटॉमिक मास के बराबर। एक बात बताओ मेरे को, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, यहाँ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, और अभी अभी अपन ने क्या देखा है कि 1 मोल एटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता मास ऑफ एटम, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ
एटम, अगर किसी एटम का मास पूछे तो मैं बोल सकता हूं क्या डायरेक्टली, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइड बाई एन ए। बिल्कुल, क्या क्यों नहीं बोल सकता, बोल सकते हैं। तो यहां से ये चीज आ गई। और यही जो है ना एटॉमिक मास, यहां पर जो एटॉमिक मास है वो आएगा ग्राम में, और यही जो एटॉमिक मास डिवाइड बाई एन अपन लिखते हैं, इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसी को बोलते हैं अपन एटॉमिक मास। कौन सा एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास। एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कैसा रहेगा? इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं ऐसे लिखूं, मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल। क्या चेंज किया? एटम की जगह मोलिक्यूल लिख दिया। किसके बराबर होगा? याद करो, अभी अभी बताया था, मोल इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। मास कैलकुलेट करना है, मोल 1 है तो मास किसके बराबर हो जाएगा इसके? यस एंड नो? तो मैं क्या बोल सकता हूं? मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल इक्वल टू इसके मोलिकुलर वेट के बराबर, मोलिकुलर मास। बिल्कुल कैसे बोला जा सकता है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर देखो एक चीज लिखी हुई है क्या, ये देखो, वन मोल मोलिक्यूल, वन मोल मोलिक्यूल, मैं क्या बोल सकता हूं इसको? एन ए मोलिक्यूल। क्या बोल सकता हूं? एन ए मोलिक्यूल। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मास ऑफ मोलिक्यूल, मास ऑफ मोलिक्यूल इक्वल टू मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन ए। क्या बात, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? ऐसे ही बोलेंगे अपन इसको, सही। और इसी को अपन बोलते हैं रिलेटिव मोलिकुलर मास। बात समझ में आया? इस तरीके से अपन इस कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जब भी अगर आपके पास आए मास ऑफ वन मोल एटम, उसका एटॉमिक वेट ही बोल रहा है, उसका एटॉमिक वेट के बारे में बोल रहा है। अगर कभी भी लिखा हुआ है नॉर्मली मास ऑफ एटम, एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एन ए के कंसेप्ट में वो बोल रहा है। याद रहेगी इतनी चीजें तो। बिल्कुल, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी बीच कुछ चीज़ें और यहाँ पर एज्यूम की गई हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान रखना, मैं अगर यहाँ पर बोलूँ, मैं अगर यहाँ पर बोलूँ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 है, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 है, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है, क्या एज्यूम किया गया है? यह है 12 AMU के बराबर होगा। किसके? 12 AMU। ऐसे मान लो कि उसने एज्यूम किया है और एज्यूम करके बोल रहा है ये 12 AMU के बराबर होगा, है ना। मास की बात कर रहे हैं। अगर कोई आपके पास एटम है और एटम कौन सा है? C12 है, तो C12 वाला का उसका जो मास है, वन एटम का जो मास है वो कितना हो जाएगा? 12 AMU। ठीक है। अच्छा, AMU इक्वल टू क्या होता है? AMU की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? बोलो जल्दी बोलिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक बात बताओ मेरे को, मैं ऐसे पूछूं आपको, 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा? बोल सकते हैं आप, किसके बराबर हो सकता है? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 है, इसके बराबर हो जाएगा कितना? 1 AMU। समझ में आ रही है मैं क्या करूँगा? सही है। इस चीज़ को अपन इस तरीके से देख सकते हैं ना कि मास ऑफ वन एटम अब C12 में कितना हो सकता है? 12। और अगर मैं यहाँ से 1 AMU की वैल्यू निकालूँ तो कितने की? 1/12 है मास ऑफ वन। और एक बात बताऊँ देखो, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 1/12 है इंटू मास ऑफ वन एटम कितना होता है? बोलो बोलो, याद करो एक बार, वैल्यू थोड़ा सा हिंट दूँ। 1.99, 1.99, हाँ वही वाली वैल्यू, वही वैल्यू याद करो कितनी थी? 2
बिल्कुल 2648 इंटू 10⁻⁻, प्लस में या माइनस में? माइनस में 23। करो भाई कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो जल्दी, फटाफट कैलकुलेशन करो, फटाफट करो कैलकुलेशन। कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी। मैं बताऊं? क्या बताओगे? मैं बताऊं? इसकी वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये इसकी वैल्यू है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको कुछ अलग टर्म से लिखूं, कैसे? जैसे अगर मैं 1/6.022 इंटू 10⁻23 कर दूं, 10⁻23 वन में 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा? वो 1.67 इंटू 10⁻24 ही आ जाएगा। मतलब वही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये ऐसे बोल सकता हूं कि भाई ए के एएमयू की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और उसी की वैल्यू है 1/6.022 इंटू 10⁻20। मतलब सीधा 1 एएमयू किसके बराबर हो जाएगा? 1 एएमयू किसके बराबर हो जाएगा? 1/na के बराबर हो जाएगा। क्या बात तो सही है। किसके बराबर हो जाएगा? 1 एएमयू इक्वल टू 1/na। ध्यान रख लेना, अगर कोई एएमयू के अंदर आपके पास इस तरीके से आए तो ध्यान रख लेना। और एक बात बताऊं, 1/na जो है उसी को अपन बोलते हैं एवोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एवोग्राम। इसी को बोला जाता है 1 डाल्टन। क्या बोला जाता है इसी को? 1 डाल्टन। और इसी को बोला जाता है 1 यू। यू मतलब? यू मतलब यू यानी तुम, सही है ना? यू यानी क्या होता है? तुम, है ना? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड यूनिफाइड मास या यूनिट है, सॉरी, यूनिफाइड यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफाइड यूनिट। इस सी वैल्यू को बोलते हैं 1/na को। तो कितनी बात यहाँ पर आप डिफाइन हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हो चुकी है। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको और ज़्यादा समझते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। हाँ देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखना। क्या है एग्जाम्पल? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम कितना होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली। C12 का एक मास कितना था? 1 मोल के लिए 12 था। तो नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? उसका एटॉमिक वेट के बराबर कितना भाई? 14 ग्राम। 14 ग्राम। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, नो फिकर। एक बात है मेरे को, मैं बोलू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम कितने नाइट्रोजन? 1 नाइट्रोजन एटम। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, भाई यहां देखो क्या है? 1 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल एटम Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 डिवाइड बाई, जिसे मैं बोल सकता हूं 14 AM। यस एंड नो? तो एक बात बताओ मेरे को, ये चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, एक्चुअल मास कितना होगा? बताओ एक्चुअल मास कितना होगा? कितना? 14 AMU। यही उसका क्या हो जाएगा? एक्चुअल मास। ध्यान रख लेना, यही क्या है इसका? एक्चुअल मास। ठीक है, एक और एग्जांपल दू? पक्का? पक्का बताओ फिर मेरे को। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल H2O मोलिक्यूल, H2O मोलिक्यूल, बताओ कितना होगा मास? कितना? कितना? 18 ग्राम। पक्का?
पक्का लिख दूँ 18 ग्राम, बिल्कुल यस। एक H2O का जो मॉलिक्यूल है 18 ग्राम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, मैं इसे पूछूं मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, बिल्कुल बता दो कितना, 18 डिवाइड बाई Na, और उसी को मैं क्या बोल सकता हूं 18 AMU। क्या, अगर मैं एक्चुअल मास पूछूं, यही एक्चुअल मास है, कितना H2O के मॉलिक्यूल 18 AM। बात समझ में आई कुछ? ये डेफिनेशन आपके पास थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस यहाँ पर अपन ने की है। आज इस लेक्चर के अंदर अपन ने बेसिकली मोल को समझा है, तो लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहो कि तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है इस चीज़ से।